हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेंडर डिवीज़न क्या होता है। देखिए, जेंडर डिवीज़न जो है ये है एक फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीज़न। देखिए, हायरार्की का क्या मतलब होता है। स्टेप 1 पे हैं आप, फिर स्टेप 2 पे हैं, फिर स्टेप 3 पे हैं। मतलब 1 सबसे नीचे, 2 उससे ऊपर, 3 उससे ऊपर। तो जो ये ऊपर नीचे वाली चीज़ होती है ना, ये होती है एक हायरार्की। तो जैसे कि क्लासेस एक हायरार्की में होती है, क्लास 1 2 3 4 अप टू 12th, तो ये एक हायरार्कियल सिस्टम होता है। तो जेंडर डिवीजन में भी एक हायरार्की होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है कि एक नीचे है और एक ऊपर। तो फीमेल को जो है वो मेल से नीचे समझा जाता है, एक औरत को एक आदमी से नीचे समझा जाता है। तो जेंडर डिवीजन एक हायरार्कियल सोशल डिवीजन है। हमारी सोसाइटी में एक डिवीजन होया हुआ है कि औरतें जो हैं वो आदमियों से नीचे हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स एंड इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। बायोलॉजिकली दो जेंडर हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है, एक मेल है एक फीमेल है। अब अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस मतलब सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि भाई ये किसका काम है। सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है खाना बनाना, कपड़े धोना, टेलरिंग करना, बच्चों की देखभाल करना, ये एक औरत का काम है। और अगर इन्हीं सारी चीज़ों के लिए पैसे मिलने लग जाएं तो ये एक आदमी का काम हो जाएगा। एक टेलर एक आदमी होता है, होटल्स में कुक सारे मेल्स ही होते हैं। तो अगर जिस चीज़ के लिए पैसे मिलने लगे तो वो तो आदमियों का काम हो जाता है। और अगर पैसे ना मिलें, सिर्फ घर पे काम करना है, तो वो क्या होता है, फीमेल्स का काम होता है। तो एक स्टीरियोटाइप है कि घर का काम करना तो औरतों का काम है। बर्तन धोना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ये सब आदमी थोड़ी ना करते हैं। ये होता है स्टीरियोटाइप, ऐसा दिमाग में बना करके चलना। एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कि औरतें औरतों के काम करेंगी, वो आदमियों के काम तो कर ही नहीं सकती घर से बाहर जाके। ये होता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। और यही जेंडर डिवीजन भी होता है। इसी तरीके से जेंडर डिवाइड होता है। अब देखिए, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन किस तरीके से। पब्लिक में वही बताया, कुक हो गया, टेलर हो गया, मेल होगा, पैसे कमाएगा, इसलिए वो काम कर सकता है जो वो घर पे काम नहीं करेगा क्योंकि उसके पैसे नहीं मिलते हैं। ये हमें हमारी सोसाइटी में बचपन से बच्चों के दिमाग में ये बातें डाल दी जाती हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये इसमें बता रहे हैं कि देखिए, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब है कि एक सेक्स के आधार पर कि ये मेल है या ये फीमेल है, इसके आधार पर आप ये डिवाइड कर लेंगे कि घर का काम तो औरतें करेंगी, खाना बनाना, सफाई करना। और अगर यही काम जो है घर से बाहर पैसे कमाने के लिए किया जाए तो आदमी भी कर सकते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट होता है ना, रिज़ल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर, ये होता है कि वुमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो देखिए, अगर घर में ही इतना ज़्यादा काम होता है तो वो सारा काम एक विमेन को करना है, तो उसकी पब्लिक लाइफ मतलब बाहर की, घर के बाहर की ज़िंदगी तो उसकी एकदम ख़त्म सी हो जाती है। और वही बात अगर हम पॉलिटिक्स में करें तो पॉलिटिक्स में तो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है एक विमेन का। अब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। अब देखिए, फेमिनिस्ट क्या है या एक फेमिनिज्म क्या है। तो ये है कि हमने ये देखा, अभी पहले पढ़ा कि औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के काम करें। उनके काम डिफाइंड हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ये अपना करियर चूज़ कर पाना पहले तो बिल्कुल ही नहीं हुआ करता था। एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, राइट टू वोट नहीं था। तो एक मूवमेंट उभर के आया, जब किसी के साथ अत्याचार होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी कुछ चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और विमेन के साथ जो हमेशा से गलत होता आया था, एक डिवीजन था कि भाई आप यही काम करेंगे, आप पैसा कमाने का काम नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ोगे। तो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट निकल के आया जो इन सब चीज़ों के खिलाफ था, जो मांग करता था इक्वल राइट्स की, कि मेन और विमेन दोनों के पास बराबरी का हक होना चाहिए। तो क्या था फेमिनिस्ट मूवमेंट में, एजिटेशन फॉर इक्वल राइट्स। एजिटेशन का मतलब होता है अपने हक के लिए लड़ाई करना या फिर अपने हक की मांग करना कि हम इक्वल हैं, हम बराबर हैं और हमें वही राइट्स दिए जाएं। तो एजिटेशन फॉर इक्वल राइट्स में क्या क्या आता है, एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स, मतलब वोट देने का हक हो सबको बराबर, औरत को भी और एक आदमी को भी। और क्या थे, एनहेंसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। अब आप अपने हमारे देश की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10% ही विमेन पार्लियामेंटेरियंस या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में औरतें इस टाइम जो मंत्री या नेता हैं। जैसे कि देखिए, पार्लियामेंट होता है हमारा संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें
10 से 12% के बीच में ही जो हैं विमेन लीडर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि विधानसभा, जो सांसद होते हैं, वो भी बहुत कम औरतें बनती हैं। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में ये भी मांग की गई एनहेंसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। पॉलिटिकल का मतलब है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। लीगल स्टेटस का मतलब है हमारे देश में कानून इस तरीके से बनाए जाएं जो औरतों के हक में हो। तो काफ़ी सारे एक्ट्स ऐसे बनाए गए कि जैसे कि मैरिज वाला जो एक्ट है कि 18 ईयर की एज से पहले मैरिज नहीं होगी, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और सक्सेशन एक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं। तो ये सब बनाए गए, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके के एक्ट्स बनाए गए औरतों को लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूविंग एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। और क्या कर सकते हैं आप, अगर किसी के भी जीवन का स्तर ऊपर उठाना है या उसकी लाइफ को बेटर बनाना है, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान पैसा कमाना शुरू कर देना, उसके पास एजुकेशन हो और वो पैसा कमाए, तो समाज में उसकी इज्जत बढ़ती है। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। तो अगर एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो एक अच्छी जॉब कर पाए। ऐसा होगा तो भी वुमेन का एम्पावरमेंट होता है। इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, मतलब फैमिली लाइफ में और पर्सनल लाइफ में इक्वालिटी हो। घर में सिर्फ एक मेल काउंटर पार्ट की ही ना चले, मतलब एक आदमी की ही ना चले, औरत की भी चले। अब हमें ये था फेमिनिस्ट मूवमेंट, और फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या क्या मांगे करता है वो। तो फिर हमें बताते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि स्वीडन, देखिए स्कैंडिनेविया इस रीजन को कहते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यूरोप में ये पड़ता है ऊपर की साइड, नदर्न यूरोप में। तो इसमें क्या है, वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट हर तरीके की लाइफ में पार्टिसिपेशन वुमेन का काफ़ी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पेट्रियार्कियल सोसाइटी। तो इतनी देर से हम लोगों ने फेमिनिज्म में भी ये बात समझ ही ली है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी क्या होती है। मेल का डोमिनेट करना, घर में क्या होगा, बाहर क्या होगा, हर चीज़ें एक मेल, एक आदमी डिसाइड कर रहा है, उसी की बात चल रही है, उसी की आवाज़ ऊपर आ रही है, उसकी बात रखी जा रही है। तो यही है जो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, उसका मेल डोमिनेशन। देखिए मैंने लिटरेसी रेट, सॉरी मैं लिखना भूल गई, लिटरेसी रेट अमंग विमेन जो है वो अराउंड 60% है, और मेन 50 to 60%, और मेन का जो है वो अराउंड 78% कुछ है, 70s में है, और विमेन का 60s में है। ये तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे का ये डाटा है। और एक सेकेंड ना रुकिए, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताती हूँ। हाँ तो देखिए, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट हमारे देश का है 74.04%, और अगर हम लोग बात करें फीमेल लिटरेसी की तो वो है 65.46%, और मेल लिटरेसी रेट 82.14% है। तो ओवरऑल जो हमारी कंट्री का है वो लगभग 74 है, फीमेल का लगभग 65 है, और मेल का है लगभग 82%। तो ये हो गया। और फिर अब हमें ये भी देखते हैं कि जो कम स्मॉलर प्रोपोर्शन, काफ़ी कम ही ऐसी गर्ल स्टूडेंट होती हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाती हैं, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं। पेरेंट्स जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि जो उनका पैसा खर्च हो वो लड़कों पर हो, एजुकेशन, लड़कों की एजुकेशन पे हो, क्योंकि लड़कियां तो घर का काम काज करने के लिए हैं, लड़के ही तो कमाएंगे, ये ऐसी मेंटालिटी होती है लोगों की। तो वो अपनी बेटियों पर पैसे नहीं खर्च करते हैं, बेटों पर करते हैं। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जो है हाई पेड जॉब्स में वो बहुत कम है, मतलब जैसे कि किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा पैकेज है, तो वो मेल्स में वो अच्छा पैकेज ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में होता है कि लो पेड जॉब्स ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब एक इक्वल वेजेस एक्ट है, वो हमारे देश में आया था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। ये प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस इक्वल वर्क के लिए, चाहे मेन हो या विमेन हो, अगर वो इक्वल काम कर रही हैं तो उनको इक्वल ही पैसे दिए जाएंगे। ये एक्ट आया था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट या फिर इक्वल वेजेस एक्ट 1976 में। अब मगर फिर भी सारे के सारे एरियाज़ में विमेन को कम ही पैसे मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो मूवीज़ एंटरटेनमेंट का एरिया हो, वो कोई भी एरिया हो, वुमेन को अगर वो सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी में तो इक्वल ही मिलता है। जनरली अगर हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो विमेन लेस पेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। अब देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन किए जाते हैं, मतलब कन्या भ्रूण हत्या। तो जो फीमेल फीटिसाइड, बच्चियों को
चेक करवा करके कि बेटी है बेटा है, तो अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, उसको मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड, वो किया जाता है। तो हमारे देश में इस वजह से जो सेक्स रेशियो है वो है सिर्फ 940 फीमेल्स पर 1000 मेल, अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की। तो अब और भी इश्यूज़ हैं, एक तो हो गया हमारा ये सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, फिर आता है डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट। डोमेस्टिक वायलेंस एक डोमेस्टिक वायलेंस है जैसे कि शादी के बाद बहू के साथ मारपीट करना, और हरासमेंट उसको परेशान करना दहेज के लिए, डाउरी के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए मेंटल हरासमेंट, फिज़िकल हरासमेंट करना। ये सारे के सारे जो वुमेन का स्टेटस है उसमें जो इश्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट हमें करते हैं वायलेंट अगेंस्ट वुमेन। अब आता है विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था, ये जो इशू है वुमेन इशू, एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल पाती औरतों की प्रॉब्लम्स को। क्यों? क्योंकि कौन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा जब वुमेन्स है ही नहीं हमारे पार्लियामेंट में, इतनी कम है, सिर्फ 10 to 12% वुमेन जो हैं हमारी पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं। तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा? तो इसकी वजह से क्या होता है कि एडिक्वेट अटेंशन भी नहीं मिल पाती वुमेन रिलेटेड मुद्दों को। इंडिया में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है लेजिस्लेशन में। तो लोकसभा की बात करें तो 10% है टोटल स्ट्रेंथ की, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्यसभाएं हैं ना, मतलब राज्यसभा तो वो दूसरी होगी पार्लियामेंट वाली, जो स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, विधानसभा जो हैं, जो विधायक चुन के जाते हैं, वो तो सिर्फ 5% से भी कम जो हैं उसमें औरतों का चुनाव किया जाता है। तो ये सॉल्व कैसे हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम भाई, कि प्रॉब्लम्स बतानी, अब सॉल्यूशन भी बताओ कि इतनी कम 10% अराउंड हमारे पार्लियामेंट में औरतों का रिप्रेजेंटेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो हैं, हमारी विधानसभाएं जो हैं उसमें तो 5% से भी कम है। इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? इसमें ये है कि लीगली बाइंडिंग बनाना चाहिए कि फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जो है वो इलेक्ट होकर के आए। जैसे पंचायती राज में 1/3 जो सीट्स हैं, इलेक्टेड सीट्स हैं, उसमें रिज़र्व किया गया है औरतों के लिए, और कई सारी स्टेट्स में से उत्तराखंड, बिहार में तो 50% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की गई हैं विमेन कैंडिडेट्स के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस में, कि मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखने को मिली हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। अब इसी तरीके की सिमिलर रिजर्वेशन की डिमांड जो है 1/3 सीट्स इन लोकसभा और स्टेट असेंबली में की जा रही है वुमेन के लिए। तो अगर 1/3 सीट यानी कि 100 में से, अगर सपोज करिए 100 हैं, वैसे तो 545 सीट्स हैं लोकसभा में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए अगर 100 सीट्स है ना लोकसभा में, तो 33 सीट्स रिजर्व कर दी जाए वुमेन के लिए, कि इन सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये इस चीज़ का सल्यूशन हो सकता है कि किस तरीके से वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देश में बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट बात आता है जो टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स का। तो जेंडर डिफरेंसेस हमने पढ़े, रिलीजियस डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मतलब नहीं लाए जाते हैं पॉलिटिक्स में, मगर अगर हम रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। ये तो आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल की डिबेट खोल लीजिए, उसमें हिंदू मुस्लिम और जातिवाद इस सब का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 मिनट के अंदर अंदर जाति का, धर्म का नाम आना ही आना है, किसी भी न्यूज़ चैनल की आप डिबेट देख लीजिए उसमें। तो बहुत ज़्यादा उछाला जाता है रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में। गांधी जी ने कहा था रिलीजन जो है, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो रिलीजन को कभी भी हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स से। बाय इसका मतलब ये था कि रिलीजन को आप गलत तरीके से यूज़ करें, ये नहीं था कि जो हमारे रिलीजन में मॉरल वैल्यूज़ होती है, कितनी सारी अच्छी बातें होती हैं हमारे रिलीजन में, उनको हमें पॉलिटिक्स में यूज़ करना चाहिए। मगर हुआ एक्चुअली उल्टा, कि हम लोग की जो गलत बातें थी, जो हम अलग एक दूसरे को भड़काने वाली बातें आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा की जाती हैं। हाँ, तो आगे है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो ये कहते हैं कि मोस्ट जो विक्टिम होते हैं कम्युनल राइट्स के, देखिए कम्युनल का मतलब होता है जो धर्म से रिलेटेड होता है, राइट्स का मतलब होता है दंगे। तो कम्युनल राइट्स जो हैं किसी भी कंट्री में, उसमें क्या होता है जब दंगे भड़कते हैं धर्म के नाम पर, तो उसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का मतलब है जो धर्म
के लोग कम हैं, जैसे हमारे देश में 80% हिंदूज़ हैं और 20% बाकी दूसरे रिलीजन्स आते हैं, तो सपोज़ करिए अगर दंगे भड़क गए हिंदू मुस्लिम में, तो मुस्लिम्स का ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की मुस्लिम्स का ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो संख्या में कम है। अब विमेन मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो फैमिली लॉज जो हैं वो ये कहते हैं विमेन मूवमेंट्स की जितने भी फैमिली लॉज हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख हो और कोई भी धर्म हो, वो विमेन के अगेंस्ट ही हैं। उन्होंने विमेन को दबा के रखने वाली बात ही की है, ऐसे विमेन मूवमेंट्स कहते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा रिलीजियस डिफरेंसेस का। अब हम लोग देखते हैं कम्युनलिज्म कि भाई ये कम्युनलिज्म क्या होता है। तो कम्युनलिज्म इट इज़ अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राई करती है प्रमोट करने का अपने इंटरेस्ट को एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी है, कोई भी मान लीजिए सपोज करिए हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी ये ट्राई करे कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हिंदू लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा ऊपर हैं, वो ज़्यादा बड़े हैं कंपेयर टू क्रिश्चियंस कम्युनिटी के या फिर किसी भी दूसरी कम्युनिटी के कंपैरिजन में। हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारा जो फ़ायदा है वो इनसे ऊपर है दूसरों से, वो होता है कम्युनलिज्म। आप किसी भी कम्युनिटी का, हिंदू मुस्लिम सिख किसी भी कम्युनिटी का इस बेसिस पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कम्युनलिज्म ये होता है कि अपना धर्म, अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठा के रखना और दूसरे को कुछ ना समझना। तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल कब हो जाती है कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म का मतलब आप समझ गए हैं ना। देखिए मतलब ये है इसका सिंपल सा कि अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को ऊपर रखना बाकी दूसरों से कंपैरिजन में। अब कम्युनलिज्म प्रॉब्लम कब बन जाती है, जब स्टेट जो है, स्टेट का मतलब जो सरकार है, वो एस्टैब्लिश कर दे डोमिनेशन एक रिलीजियस ग्रुप की दूसरे रिलीजियस ग्रुप के ऊपर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, श्रीलंका में जो है सिन्हाली बुद्धिज़्म जो था उसको ऊपर रखा गया था, उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई थी एज़ कम्पेयर टू अलग जो दूसरे रिलीजन थे उनके कंपैरिजन में। तो इसलिए वो थी कम्युनलिज्म को किसने सपोर्ट किया था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। तो प्रॉब्लम क्रिटिकल तभी बन जाती है जब कम्युनलिज्म को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लगती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, एक रिलीजन की जो डिमांड है, एक रिलीजियस ग्रुप की डिमांड जो है वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप की डिमांड के बिल्कुल ही अपोजिशन में चली जाए। जैसे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह है, उस पर ही एक को मंदिर भी बनाना है और एक को मस्जिद भी बनानी है, तो वो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि दोनों में आपस में, ऐसा राम मंदिर विवाद में भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये भी इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है कि दोनों एक ही डिमांड कर रहे हैं और अपोजिट कैसे कि ये हमारी जगह है, वो कह रहा है वो हमारी जगह है, तो इस टाइप से। फिर नेक्स्ट, बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। एक रिलीजन को ऊपर उठा करके दिखाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया जाता है, बुद्धिज़्म को ऊपर दिखाते हैं, और जो इस्लामिक नेशंस हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा, मुस्लिम इस्लाम रिलीजन को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा के दिखाया जाता है। तो इस केस में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अदर, और भड़काया जाता है अगर एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के खिलाफ, तब कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस मैनर में रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है अगर, तो उसको वो हमारी क्या बन जाती है, कम्युनल पॉलिटिक्स बन जाती है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब ये हो जाता है कि एक आइडिया बन जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन पर ही बेस्ड है, ये हो जाता है। अब फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म ये देखते हैं। तो एवरीडे बिलीव्स, कम्युनलिज्म में हम डेली के जो बिलीव्स होते हैं उसमें भी हम ये लोग देख सकते हैं कि भाई दूसरा रिलीजन एक रिलीजन के लिए ख़राब ही है ना। और मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डोमिनेट करे माइनॉरिटी को। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस कि भाई हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं तो आप हमें वोट दीजिए, ये हो गया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। कम्युनल वायलेंस, राइट्स और मैसेकर, मतलब दंगे भड़क जाएं धर्म के नाम पर। और फिर मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मारा काटा जाए, वो चीज़। सेक्युलर स्टेट क्या होती है, ठीक है, सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होती है जिसका कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। मतलब कि कोई एक धर्म, जैसे अगर आप बात करें पाकिस्तान की या फिर सऊदी अरेबिया की, वो अपना धर्म बताते हैं कि इस्लामिक स्टेट रिलीजन है, तो वो तो
रिलीजन वाला कंट्री होगी, और एक कैसी कंट्री होती है जैसे इंडिया है। हमारे देश में कोई भी स्टेट का, सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी मतलब धर्म नहीं है। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है, इस तरीके की जो स्टेट होती है, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री के लिए लिया जाता है। तो इस तरह की स्टेट जिसमें कोई भी धर्म ना हो ऑफिशियल किसी भी देश का, रिलीजियस इक्वालिटी हो, सारे के सारे रिलीजन्स धर्म आपस में इक्वल माने जाते हों, सारा स्टेटस जो है रिलीजन्स को इक्वल दिया जाता हो, वो होता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब होता है हिंदी में धर्म निरपेक्ष। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है उसका कास्ट इनइक्वालिटीज़ का। ये जो पोर्शन है ये है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स का। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो इस बेस पे है, कैसे कास्ट सिस्टम है ना हमारे देश में, जैसे हायरार्की हम लोगों ने देखी थी फीमेल और मेल की, तो इसमें भी कास्ट सिस्टम में भी इंडिया के हायरार्की बनती है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 4 स्टेप बनते हैं ना, तो यही होता है हायरार्की। तो इंडिया में ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी समय से फॉलो की जा रही हैं। तो इंडिया के कास्ट सिस्टम में ये है कि सेम कास्ट जो हैं वो साथ मतलब मैरिजेस नहीं हो सकती, और जो काम ऑक्यूपेशन है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो पंडित हैं तो वो पंडिताई ही करेंगे, मतलब मंत्र मंत्र और वो सब, और क्षत्रिय हैं तो वो लड़ने ही जाएंगे, वैश्य हैं तो वो बिज़नेस करेंगे, शूद्र हैं तो वो इन तीनों ऊपर अपर जो कास्ट है इनको सर्व करेंगे, मीनियल जॉब्स करेंगे। तो ये सारा का सारा ऑक्यूपेशन पे और मैरिजेस में काम करने में जो डिवीज़न था वो थी हमारी कास्ट। इनइक्वालिटीज़ यही थी कि कोई कास्ट इक्वल नहीं है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र वगैरह। अब आती है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, टच का मतलब टच करना, छूना, अनटचेबिलिटी की मतलब छू नहीं सकते। तो अनटचेबिलिटी में ये है कि भाई जो लोअर कास्ट है, जो शूद्र है, उनको अनटचेबल्स माना जाता है, उनको मतलब कि ये गंदा काम करते हैं, इनको छूना नहीं है, इनसे बात नहीं करनी है, ये सारी की सारी जो चीज़ थी ये थी अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियर रामास्वामी नायकर, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई की है अनटचेबिलिटी के खिलाफ। देखिए अनटचेबिलिटी यही है कि एक कास्ट लोअर है, एक क्लास हायर है, हाई क्लास वाले लोअर क्लास वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे और उनको टच नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, यही थी अनटचेबिलिटी। अब कास्टिज़म किस तरीके से जो है ख़त्म तो क्या ही हो रहा है, अभी भी बहुत प्रेवलेंट है देश में, बट किस तरीके से उसको मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता रहा है टाइम के साथ अर्बनाइजेशन के वजह से। कास्ट हायरार्की जो है वो चेंज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब अर्बन एरियाज़ जो हैं वो हमारे देश में बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है। अब सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ही लोग ऑक्यूपेशन नहीं करते, अपना काम धंधा नहीं करते, चाहे कास्ट कोई भी हो, कोई भी ऑक्यूपेशन करने का, कोई भी रोज़गार लेने का आपको हक है। तो इस तरीके से जो पुराने ट्रेडिशंस थे हमारे देश में जो चले आ रहे थे वो कम हो रहे हैं और धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब देखिए कास्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होती है। जन्म के आधार पर हिंदू धर्म में कास्ट का या फिर जाति का बंटवारा किया जाता है। इस धर्म में, हिंदू धर्म में आप क्षत्रिय में पैदा हो सकते हैं, ब्राह्मणों के घर में, शूद्र के या फिर वैश्य के, तो इस तरीके से कास्ट का डिवीजन तो बर्थ के बेसिस पे किया जाता है। अब इस कास्ट सिस्टम के बुरे एस्पेक्ट जो है कास्ट इन पॉलिटिक्स, अगर कास्ट को पॉलिटिक्स में लाया जाता है तो इस चीज़ के जो है बुरे एस्पेक्ट क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं वो है। तो लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो भाई ये हमारी कास्ट का है, पहला अगर हम देखें पॉइंट, तो भाई इसको वोट दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट जब बनती है, पॉलिटिकल पार्टी जब बनती हैं, तो वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपनी कास्ट के लोगों को वो सरकारी नौकरियों पर रख लेते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में रख लेते हैं। दूसरा ये पॉइंट, कैंपेनिंग जो की जाती है पार्टीज़ की पॉलिटिकल लीडर द्वारा, वो इस तरीके से बोला जाता है कि भाई हम तो सपोज़ करिए हम यादव हैं, तो भाई आप यादव हैं, आप यादवों को वोट दें, आप क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय को वोट दें, आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण को वोट दें, और अगर आप शूद्र हैं तो आप शूद्र को वोट दें। तो इस तरीके से वोट मांगे जाते हैं। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी पर्टिकुलर कास्ट को फेवर करती हैं और उसके ही रिप्रेजेंटेटिव्स को फेवर करती हैं। तो पॉलिटिक्स में कास्ट का इस तरीके से ये नेगेटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि भाई
कास्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, हर किसी के पास एक पर्सन का एक वोट है। तो भाई हमारी मर्ज़ी कि हम अगर अपने कास्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को आगे देखना चाहते हैं, तो हम उसको वोट देंगे। तो वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके उस कास्ट के लिए, सपोज़ कोई अनटचेबल है जैसे शूद्र है, तो वो शूद्रों के लिए काम करेगा पॉलिटिक्स में जा कर के, ये फ़ायदा है। तो अगर हर कास्ट जो है पार्लियामेंट में अगर प्रेजेंट होगी तो उस कास्ट के बारे में या फिर उस रिलीजन के बारे में, उस जगह के बारे में जो है वो रिप्रेजेंटेशन देगी कि भाई हमारी कास्ट के लोगों के साथ ऐसा होता आया है या ये कमियां हैं, तो दूर करिए, लॉज बनाइए। तो ये फ़ायदा होता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स का, है ना। और अगर देखिए कोई भी पार्टी जो है अगर कास्ट एंड पॉलिटिक्स आता है तो एक ही कास्ट की जो है सारे के सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे पार्लियामेंट में। अगर एक ही कास्ट के पहुंच गए तो उसी कास्ट का भला करते रहेंगे, तो इसलिए अलग अलग कास्ट जो है वो पहुंच पाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं फिर वरना ट्राई करती हैं कि एक ही पर्टिकुलर कास्ट से भाई उठा लें सारे लोगों को, मगर अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ट्राई करती हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग हों, अलग अलग वॉइस आएगी, अलग अलग तबके से हमें वोट मिलेंगे। और रूलिंग पार्टी और एमएलए जो है फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस हार जाते हैं क्योंकि वो अपनी कास्ट या फिर कम्युनिटी को जो वादे उन्होंने किए होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। तो भाई क्या होता है कि वो हार जाते हैं इलेक्शंस। तो ये फ़ायदा हो जाता है कास्ट इन पॉलिटिक्स का कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हर कास्ट को मिल जाता है, हर कास्ट की बात जो है वो सुनी जाती है। पहले हमने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में कैसे पॉलिटिक्स होती है, तो देखिए टू वे रिलेशन है कास्ट का और पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सिर्फ कास्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा कास्ट है। किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, देखिए ईच केस ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉपरेटिंग विद इन इट अदर सब कास्ट। तो हर कास्ट ये ट्राई करती है। अब पॉलिटिक्स क्या होती है कास्ट में, हर कास्ट चाहती है कि हमारी कास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो दूसरी कास्ट को अपने में इनकॉर्पोरेट करने का वो ट्राई करती है। तो इस तरीके से कास्ट में पॉलिटिक्स आ जाती है। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर एन अलायंस विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज़। एक कास्ट जो है वो दूसरी कास्ट के साथ कहती है कि भाई आप हमारे जैसे हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहेंगे कि हम तो अपर कास्ट हैं, हम दोनों साथ में मिल जाते हैं और हम दूसरी कास्ट को मतलब पॉलिटिक्स में जो है इलेक्शंस लड़ लेंगे साथ मिल करके। तो यहाँ पर भी पॉलिटिक्स में कास्ट आ जाती है, कास्ट में पॉलिटिक्स आ जाती है। और अब कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे आ गई है, बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट बन गई है पॉलिटिकल फील्ड की। अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि भाई आपकी फॉरवर्ड कास्ट है तो फॉरवर्ड कास्ट वाले फॉरवर्ड कास्ट वालों को वोट देंगे और अपना एक गुट अलग सा वो बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है कास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स अब आज के टाइम में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट। पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देख लिए कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट के, और हमारा चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। सो थैंक यू।